नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हमने जनवरी करंट अफेयर्स का 2 पार्ट देख लिया है। ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ठीक है, मोटा मोटा 50 क्वेश्चन भी है, कुछ कमी है उससे, बट जनवरी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम पूरा महीना कर लेंगे ना, सारे मंथ्स का हम लोग जब देख लेंगे, तो एक बार फिर मैं कुछ चेक कर लूँगा कि कहीं कुछ अगर और जगह पर छूट रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसको भी मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँगा एक अलग से वीडियो में। फिलहाल जनवरी का आखिरी पार्ट देखते हैं। आ जाइए अपने 101वें सवाल पर। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। चलिए, तो 101, हाँ 101वां सवाल है ना, 50 100 101, हाँ ठीक है। तो वन फर्स्ट सवाल क्या कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक टू बूस्ट एग्रीकल्चर विथ ड्रोन्स। ठीक है ना, तो क्या पूछा जा रहा है इसमें कि गरुड़ एरोस्पेस जो है एक कंपनी है जो किस बैंक के साथ कोलैबोरेट की है बूस्ट एग्रीकल्चर विथ ड्रोन्स। ठीक है, तो ड्रोन्स क्या होता है अपना, वो छोटा वाला होता है ना, एक कुछ केकड़ा जैसा दिखता है। ठीक, आजकल तो फोटोग्राफी शादी वादी में भी यूज़ होने लग गया, अब तो बहुत यूज़ होने लग गया। मतलब आज से 6 साल पहले उसको कोई पूछता भी नहीं था, और आज के डेट में तो खैर काफ़ी पॉपुलर हो चला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमेना अकॉर्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये यूएसए से रिलेटेड है। ये फिनोमेना आपका यूएसए में हुआ था, राइट। विच कंपनी गॉट नोट फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए किस कंपनी को नोट मिला है? ऑब्वियसली आरबीआई ही देगी इस चीज़ के लिए, तो ये भारत पे को मिला है। अश्विनी ग्रोवर जी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उनका ही भारत पे था शायद। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, बट इनिशियली उन्होंने ही इस कंपनी को किसी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था। विच स्टेट्स इमर्ज एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है अपना? इसमें दोनों ही ये सही हो जाएंगे, बी एंड सी। राजस्थान भी है और गुजरात भी है, दोनों ही टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस है। तो राजस्थान नाम देख के लगता है कि वहाँ पर क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, बट है। विच इंडियन सिटी डोमिनेटेड स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया इन 2022। ठीक है, तो स्टार्टअप फंडिंग के लिए कौन सा सिटी है सबसे आगे? बैंगलोर। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें कट किया है ताकि आप लोग को जो कुछ होगा बताने वाला वो तो मैं बता ही दूंगा, बट मोटा मोटा मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए कट किया है कि वीडियो शॉर्ट रहे और आप जब भी एग्जाम के लिए जाएं तो क्विक रिवीजन में इसको 2x पर देख कर रिवीजन में चले, मतलब एग्जाम देने चले जाएं। ठीक है, विच इंडियन सिटी डोमिनेटेड स्टार्टअप फंडिंग इन इंडिया 2022? बैंगलोर का है ऐसा, बैंगलोर। ठीक है, ये इसका नाम अभी बेंगलुरु है, BNGALURU। ठीक है ना, तो ये इसका इंडियन वर्जन है, ये इसका ब्रिटिश वर्जन है। तो ये लिख दिया तो गलती से लिख दिया, बट आप इसको सही कर लीजिए। ये नाम अभी अब इसका नहीं है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी ना उठे इसके लिए मैं इसको सही कर रहा हूँ, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वाज होस्टेड बाय। किसने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ किया था? अभी जब आप देख रहे होंगे कि मतलब थोड़ा क्या है चल रहा है आज के डेट में कि जो अपना इंडिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैं थोड़ा डोमिनेटिंग पार्टनर बनूँ इन द वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसमें डोमिनेटिंग पार्टनर बनने का। क्योंकि चाइना ग्रो कर रहा है, रशिया भी क्या है कमज़ोर पड़ने लगे यूक्रेन वॉर के बाद से, और वैसे भी उसका वर्चस्व अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, जो इमर्जिंग पावर्स हैं, ठीक है, इमर्जिंग पावर्स में यूएसए तो एज इट इज़ मेंटेन्ड है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो नाटो भी, नाटो नहीं मतलब यूरोपियन यूनियन भी एज इट इज़ मेंटेन्ड है। इंडिया क्या कर रहा है? एज ए डेवलपिंग कंट्री इज ट्राइंग टू राइज। ठीक है, तो वो अफ्रीका को, जैसे G20 में आपने देखा होगा कि अफ्रीका को उन्होंने सम्मिलित किया अफ्रीकन यूनियन को, और G21 हो चुका है वो। वैसे ही करके अब काफ़ी इंडियन स्टेप्स ले रहा है। तो इसमें एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक समिट हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था, होस्ट किसने किया था? वो इंडिया था। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेबल डिजिटल बैंकिंग इन ऑल एलिजिबल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये केरला स्टेट का काम है। ठीक है, कौन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेबल डिजिटल बैंकिंग इन ऑल एलिजिबल अकाउंट्स। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग की बात किसी स्टेट से रिलेटेड हो रही है तो केरला हो रहा होगा। टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलेटेड टू विच कंट्री। ठीक है, ये टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी किससे रिलेटेड है? यूएसए से रिलेटेड है। अब यूएसए क्या है ना कि यूएसए इज ऑल्सो फेसिंग इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूएसए का जो जीवन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब ज़मीन वमीन काफ़ी है, पैसा वाला लोग सब है, बड़ा बड़ा फील्ड सब है। ठीक है, प्लॉगिंग वगैरह के लिए वहाँ पर ना जीवन जो है बहुत सरल है काइंड ऑफ। ठीक है, तो उस सरल जीवन को देखते हुए क्या होता है कि जो निकारागुआ है या इक्वेडोर है, या इक्वेडोर तो खैर ज़्यादा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर आ जाइए, पैराग्वे वगैरह जो है, ये सब मैक्सिको हो गया। तो ये इनके यहाँ से लोग हैं ना,
यूएसए में घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर चाहते हैं कि हम रह सकें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उसका प्रॉब्लम है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, पूरा मेक्सिको बॉर्डर पे हम लोग वॉल बना देंगे। उसके लिए उन्होंने पैसा भी सैंक्शन किया था, शायद कुछ काम भी स्टार्ट हुआ था, बट वो फिर रुक गया। कांग्रेस जो है, अमेरिकन कांग्रेस जो है, बोला कि इतना पैसा थोड़ी ना लगा सकते इस चीज़ में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इमिग्रेशन पॉलिसी का प्रॉब्लम टाइटल 42 जो है वो यूएसए का है। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया विथ विच नेशन ऑन प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस पहला तो आप देखिए कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है ये आप फाइंड कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम जो है वो इंडिया और यूके के साथ लॉन्च किया गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ना, मतलब यूके का ही शासन चल रहा था 1947 तक, और गांधी जी का भी आगमन जो हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी जो आए थे वो उनके ही इस पे होता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो हो गया ये, यूके इसका ये हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है वर्ल्ड हिंदी डे कब है। ये वर्ल्ड हिंदी डे है, नेशनल हिंदी डे नहीं है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। वो हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो नहीं है वो उसको छोड़ते चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। अब ये इसका तो क्या है, मतलब थीम आपको याद रखना है, ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। तो साइंस के हिसाब से ग्लोबल का साइंस और ग्लोबल का वेलबींग की बात करते हैं, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ फॉर 2021-22 वॉज रिलीज्ड बाय, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, आरबीआई। अब कंज्यूमर एजुकेशन जो है, हम मतलब क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बैंक में ये फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, फ्रॉड चल रहा है कि आपके पास ओटीपी आता है, कोई किसी ने आपको मोबाइल हैक कर लिया है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है, या अचानक से बैंक वाले ही कुछ पैसा काट लेते हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन चीज़ों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक आरबीआई का स्टेप है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उस पर जो उन्होंने काम किया है या जो किया है उसके लिए उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया होगा, तो वो अभी 2021-22 का ये आया था। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। तो ये कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था, ठीक है ना। उसमें कुछ बाहर के लोगों को बुला के सम्मानित किया जाता है, उनसे 2 मीठी मीठी बातें बोली, ऐसा कुछ बोला जाता है। ग्लोबल सिटी कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ग्लोबल सिटी कैंपेन, तो ये ग्लोबल सिटी कौन सा है, कहाँ का है, ये यूपी का है। मैक्रो एंड माइक्रो पोरस आयनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क दैट कैन क्लीन पॉल्यूटेड वाटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। अब इसमें 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैक्रो एंड माइक्रो पोरस आयनिक फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया है। दूसरा, ये काम क्या करती है, काम क्या करती है, क्लीन पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो अब मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इतना लॉजिकल क्वेश्चन वहाँ पर आएगा, वहाँ पर सीधा फैक्ट बेस्ड ही आएगा। तो ये वाला पार्ट याद रख लीजिए जस्ट इन केस आ गया तो। बाकी मोस्टली यही पूछेंगे कि ये किसने डेवलप किया है। तो किसका काम है, IISER पुणे का काम है ये, ठीक। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अब काइट फेस्टिवल से तो याद आ ही जाता है कि मकर संक्रांति का कुछ समय रहा होगा और उसके आसपास गुजरात में काइट फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, ठीक है। विच स्टेट वन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर 2023 फॉर जगह मिशन, ठीक है। पहले अब इसमें 2-3 सवाल हैं। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किस मिशन के लिए मिला है, तो वो है जगह मिशन। जगह मिशन या जग मिशन आप बोलिए, हिंदी में एक्चुअली इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो अशोक अशोका बन जाता है, ठीक है ना। तो जग जो है जगह बन गया होगा। तो जग मिशन जो है वो कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। तो यहाँ पर आपके 2 सवाल कवर हो जाते हैं, ठीक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो पर्पल फेस्ट कहाँ पर है। अब इस रंग बिरंगा फेस्ट जो होता है ना, वो एक ही जगह पर होता है, वो गोवा में होता है, ठीक है। तो रंग बिरंगा है ना, पर्पल है, ठीक है। 122 फुट टॉल पोलो प्लेयर स्टैचू वॉज अनवेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये पोलो प्लेयर, अब ये गौर करेंगे कि पोलो टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, वो जनरली आपको मतलब नॉर्थ इंडिया में कम ही दिखते हैं ऐसे। ये थोड़े ना पहाड़ी जैसे होता है, ठीक है। अगर आप गुलमर्ग गए हो तो वहाँ पर पोलो का ग्राउंड है, ठीक है। और भी मतलब हिमाचल में भी पोलो का ग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसे हिली एरियाज में जनरली ज़्यादा देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, ऐसा कुछ होगा पोलो। तो वो पहाड़ कहाँ दिखता है आपको, चाहे तो आप कश्मीर साइड हो या हिमाचल हो या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर साउथ इंडिया में हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको ये याद रखना हो तो थोड़ा सा हिल याद रखिएगा, तो आप बहुत कुछ हटा देंगे। जैसे हिल पे आएंगे तो वहाँ से आपको मणिपुर याद रखना है। कहाँ गया यार, मणिपुर, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 122 फीट का ये है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एक और चीज़ है ना कि इसमें मणिपुर काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि
पोलो प्लेयर जो हैं वो 122 फुट का पोलो प्लेयर अपना वो पोलो का जो डंडा होता है वो लेकर के उसको वहाँ का वायलेंस समाप्त करने के लिए आया था। तो ठीक है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड फूड प्राइस इंडेक्स। अब फूड की बात हो रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो FAO इसका है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम टाइप की चीज़ स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना उसके डिपार्टमेंट में आता है, मलानविस मॉडल पर चलता है ये सब, ठीक है। आप वो फर्स्ट या सेकंड 5 ईयर प्लान पर का नाम देखिएगा, उसमें आ जाएगा। उस पर भी सवाल लेके आएंगे, जो GK की बात हुई है तो आगे भी इसमें लेके आएंगे। बट फिर भी जो जैसे अब ये यहाँ आ गया तो इससे रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है, महलानोबिस मॉडल है, राइट। तो पहला 5 ईयर प्लान या सेकंड 5 ईयर प्लान, आई गेस सेकंड 5 ईयर प्लान का है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो ये थोड़ा उससे कोरिलेटेड याद रह जाएगा। किलाउयू वोल्केनो, ठीक है, आप इसको जैसे भी पढ़ना चाहें, किला लिखा हुआ, उई लिखा हुआ है, किलाउई, ठीक है ना। वोल्केनो इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड, तो ये हवाई आइलैंड पर है। हवाई क्या था, हवाई पर आपका ये जापान का अटैक हुआ था, जिसके बाद अमेरिका जो है वो पर्ल हार्बर बेसिकली हवाई में ही है जहाँ पर अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का, और उसके बाद अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया था जापान पे, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, ठीक है। तो अगेन ये पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो ये पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ करते हैं? केरला के लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक। विच इंडियन पर्सनैलिटी बिकेम यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एट 16, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर GM प्रणेश है, बट इसको ना एक बार ऐसे ये पूछेंगे नहीं, थोड़ा मैं इस पर जब चेक कर रहा था तो मुझे और भी आंसर्स मिले थे, बट ठीक है, ये मान के चलिए फिलहाल के लिए अगर ये ऑप्शन आता है G प्रणेश, तो क्योंकि इस साल का करंट अफेयर्स है तो आप ये मार सकते हैं, है ना। मैं इसको लेफ्ट आउट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ये सवाल पूछ दिया इन्होंने तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसका G प्रणेश, ठीक है, तो इसका ये आंसर है। बट इसके कुछ और आंसर मतलब जो ऑप्शंस देंगे उसके हिसाब से यही आंसर होगा, बाकी थोड़ा ये सवाल मतलब थोड़ा ये है एम्बिगुअस टाइप का सवाल है ये। अमोनिया सिंथेसिस इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया सिंथेसिस करके? हाइड्रोजन। इससे क्या होगा? हाइड्रोजन व्हीकल्स में काम आएगा, उससे क्या होगा? व्हीकल चलना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, उससे क्या होगा? स्नो कम पिघलेगा, उससे क्या होगा? तो आपका ज़मीन सब डूबना बंद हो जाएगा, लोग पहाड़ में भागना बंद कर देंगे, है ना। चलिए, विच रेलवे स्टेशन बैग्ड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इस मोदी से बढ़िया खाना कौन खिला सकता है? आप ऐसे याद रखें, उसे आपको याद रह जाएगा, वाराणसी कैंट, ठीक है। जो मोदी को अगर आप सपोर्ट ना करते हो तो मैं बस याद करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला? अब हॉकी की बात जब आती है ना, ठीक है, तो आपको उड़ीसा याद रखना है, ठीक है। उड़ीसा में राउरकेला जो है आपको ये याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया हॉकी स्टेडियम बना है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो है नवीन पटनायक जी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, हॉकी को बहुत ज़्यादा फाइनेंस किया, मैंने बढ़ चढ़ के फाइनेंस किया है हॉकी के लिए, ठीक है, कि इंडिया में हॉकी थोड़ा आगे बढ़ सके, ठीक है। तो पहला तो ये 2 सवाल क्या बन जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? लार्जेस्ट डेडिकेटेड हॉकी स्टेडियम कहाँ पर? राउरकेला। डेडिकेटेड हॉकी स्टेडियम मतलब ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया हुआ? क्योंकि ये सिर्फ हॉकी के लिए यूज़ करेंगे। होता क्या है ना कि अगर कोई ग्राउंड है, राइट, कोई अगर ग्राउंड है तो उसमें हो सकता है कि मतलब रामलीला भी कर दें, है ना, उसमें क्रिकेट भी खिलवा दें, या फिर उसमें किसी पार्टी का ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, पार्टी नहीं मतलब किसी नेता का प्रचार प्रसार भी करवा दें, तो बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन डेडिकेटेड वर्ड यूज़ करने का मतलब है सिर्फ इसमें हॉकी ही खेला जाएगा और कोई इसमें कुछ नहीं खेला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, HSS हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला में है। और क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ट्राइबल लीडर्स, ठीक है। तो वो मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं झारखंड में, ठीक है, झारखंड के आदिवासी बेल्ट में, कि मतलब उनको भगवान का दर्जा दिया गया हुआ है। ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी जब वो उनकी डेथ हुई थी, एक्चुअली उनको शायद फांसी पर लटका दिया गया था 1899 में, ठीक है ना। तो मैंने हार्डली उनका 24-25 ही एज था, बट उन्होंने जो हुंकार भरा ना मतलब सबको एक साथ लाने का, ब्रिटिश का अगेंस्ट रिवॉल्ट करने का, तो वो उनको भगवान बनाता है आज के डेट में, और सब लोग उनको पूजते भी हैं। रांची में तो खैर बिरसा मुंडा चौक भी है। द डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज,
गंगा विलास। अब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास। ये पहला सवाल हो गया। ये कहाँ से कहाँ के लेकर चली थी? वाराणसी। ये दूसरा सवाल हो गया। और कहाँ तक जाएगी? ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो ये 3 सवाल यहाँ पर हो गए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? आपका केरला में है। ठीक। विच एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा वॉज हेल्ड इन इंदौर स्टेडियम इन जनवरी 2023। ठीक है, तो इसमें 6ठा एडिशन हुआ था इसका। बाइंड स्कीम, बाइंड स्कीम वॉज अप्रूव्ड फॉर विच पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन इंडिया? विच पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन इंडिया। अब ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जब भी आप देख लें तो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो इसकी ही याद आती है, तो वहाँ से हमको क्या मिल जाता है आंसर? प्रसार भारती। अब बाइंड क्या है? बाइंड का भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, बाइंड का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, बी से ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एन से नेटवर्क, और डी से डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। 20 न्यू फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवरी वॉज मेड इन विच कंट्री। ये किस कंट्री में मिला है हमको? फ्रॉग रॉग। ठीक है, तो ये कहीं भी मिल सकता है, बट ये मतलब मडागास्कर में मिला है। तो मडागास्कर इज मैंने बहुत बढ़िया वो आइलैंड है। ठीक है, ट्रॉपिकल ही बोल सकते हैं उसको। बट द थिंग प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मालदीव वगैरह है ना, टूरिज्म के पर्पज़ से डेवलप हो गया। मॉरिशस भी अब डेवलप हो रहा है टूरिज्म के पर्पज़ से, वैसा मडागास्कर नहीं हो पाया। ठीक है, तो मडागास्कर अभी भी मतलब अफ्रीका जैसा है ना, पिछड़ा टाइप का, वैसे ही मडागास्कर अभी भी पिछड़ा जैसा है। वेयर वॉज विंटर हीट वेव इन जनवरी 2023 सीन। ठीक है, तो विंटर हीट वेव क्या होता है? एक आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, एक तो वो NTCJ, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल, जैसे ये धरती है अपना, है ना, धरती है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर ना एक ये चलता है, पोलर विंड्स चलता है इधर की ओर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ठंड का समय होता है, ठंड का जब सन इधर होता है, सन इधर से इस वक्त फोकस कर रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे, तो ऊपर में क्या हो जाता है, ये जो है ना थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ये क्या करता है, पानी उठाता है यहाँ से और अपने इंडिया में बारिश करता है। कश्मीर वगैरह, हिमाचल, जो नेपाल का जो ये एरिया है, हिली एरिया है, उसमें बर्फ़ गिरता है उसी कारण से, क्योंकि वो विंड जो है वो नीचे आ गया होता है, क्योंकि सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इसमें हुआ क्या था कि आपका जो ये विंटर हीट वेव है ना, ये नॉर्दर्न डिस्टर्बेंसेस का कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ था कि एक कुछ हवा जम गया था वहाँ पर, और जो सन का जो एक्शन हो रहा था उस पर काफ़ी वहाँ पर हीट जो है एक जगह एकत्रित होकर रह रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा कि विंटर हीट वेव जो है वो यूरोप के कंट्रीज़ में फेस किया गया था। ठीक है, नेशनल कैंपेन ऑन राइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्म कुमारीज एट माउंट अबू। ठीक है, राइज का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इस राइज का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेशनल कैंपेन ऑन राइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्म कुमारीज एट माउंट अबू। ठीक है, तो आपने लोकेशन देख लिया, नाम देख लिया, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म इसका है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। अब माउंट आबू क्या है ना, माउंट आबू आपका जैनिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है। माउंट आबू पर आपको दिलवारा जैन टेम्पल वगैरह मिलता है ना, तो वहाँ पर पूजा पाठ जहाँ पर होता है वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जगह है। ठीक है, बैठ के आप शांति से बैठ के अपने दिमाग को शांत कीजिए और मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे ही बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो ये राइज का फुल फॉर्म यही है कि ये मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का ही शायद बहुत बड़ा पहल है, राइट। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। कलश बंदूड़ी नाला प्रोजेक्ट, कलश बंदूड़ी नाला प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है? इज रिलेटेड टू विच रिवर, किस रिवर से रिलेटेड है? तो ये महादेवी रिवर से रिलेटेड है। ये किसके, 2 स्टेट के बीच में ये भी टसल का कारण बना हुआ, वो कौन सा है? गोवा और कर्नाटका। ठीक है, गोवा और कर्नाटक के बीच में टसल का कारण बना हुआ है ये नाला प्रोजेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि कर्नाटका बोल रही है कि हम जो थोड़ा है पानी इसमें से निकाल के पीने के लिए ले लेंगे। अब गोवा वाले बोल रहे हैं कि हमको क्या मतलब हम उसका झाड़ू लगाएंगे, उसके तल का पानी हमको भी चाहिए। तो वह कुछ उसका कावेरी नदी का जैसे बना हुआ है ना तमिलनाडु और इसके बीच में कर्नाटक के बीच में, वैसे इसका भी है। ठीक है, वर्ल्ड ब्राइल डे
कब माना जाता है? 4 जनवरी को माना जाता है। ब्राइल डे ये क्या होता है कि ये लिखने पढ़ने का तरीका होता है। जो विकलांग लोग होते हैं ना, आंखों से विकलांग होते हैं, मैंने जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, तो उनके लिए आप देखेंगे खुदरा 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 बोला एक पढ़ने का सिस्टम आता है, ठीक है, तो उसको ब्राइल स्क्रिप्ट बोलते हैं। और वर्ल्ड ब्राइल डे उन्हीं लोगों के लिए मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है। 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जाम्बोरे वॉज होस्टेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो ये राजस्थान में हुआ था। ये शायद 666 ईयर्स बाद हुआ है वहाँ पर, ठीक है, बहुत टाइम से बंद था, ऑलमोस्ट 66 ईयर्स, मतलब 7 डिकेड्स, मतलब 6.5 डिकेड्स तो पार हो ही चुका था, उसके बाद ये वहाँ मनाया गया है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट वाज कमीशन्ड बाय विच कंपनी? ग्रीन हाइड्रोजन, अब देखिए ना, आपको मैंने बताया था ना, ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है ना, नितिन गडकरी के अंडर में, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है कि हमको भैया इस देश को इंडिपेंडेंट बनाना है 2047 तक। तो जितना स्टेप वो ले सकते हैं ना, पहले तो उन्होंने क्या किया था कि आज से आई गेस 5-6 साल पहले की बात है, जो आपका पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल में अप टू 20% मेथनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं हम लोग। मेथनॉल क्या होता है? आपका जो वो पराली वगैरह टाइप का जो चीज़ हो जाता है, क्या वो कैसे बोलेंगे उसको, धान का जो होता है ना, धान का जो ये चीज़ जो लेफ्ट ओवर होता है, उससे हम क्या बनते हैं, मेथनॉल बना करके उसको पेट्रोल में ब्लेंड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, इथेनॉल और मिथेनॉल होता है, ठीक है। उसका तरीका होता है कुछ कुछ, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 1G 2G 3G ऐसा करके होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें मिथेनॉल बना करके, इथेनॉल बना करके उसमें हम लोग ऐड करते हैं पेट्रोल में। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया, 1 लीटर पेट्रोल लिया, तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 0.8 जो है वो पेट्रोल हो जाएगा, और 0.2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। आई थिंक अभी 0.25 तक कर चुके हैं, मतलब 25% तक कर चुके हैं, ठीक है। 75% ही पेट्रोल चाहिए होता है। तो उससे क्या हो गया कि अभी आपने क्या किया कि पर लीटर 25% का आपने पेट्रोल का जो खपत था उसको रोक दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि पोल्यूशन जो है वो कम आता है, ठीक है। तो वही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किया गया है विच कंपनी द्वारा? तो NTPC और गुजरात गैस दोनों ही इसके आंसर है, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले सवाल पाते हैं। 139 सियोम ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? कहाँ पर इसको ये किया गया था? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। गान नगई फेस्टिवल ये कहाँ का मेजर इवेंट है? ये मणिपुर का मेजर इवेंट है। अब नाम से ही लग रहा है, बट जब एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन देख के, जैसे ऑप्शन भी सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, तो समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ रैम्प स्कीम इज, इसका फुल फॉर्म होता है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसके संदर्भ में ये था कि रैम्प स्कीम को लेकर के अभी एक पोर्टल बना है, ठीक है ना। तो ये काम क्या करती है कि भारत सरकार के साथ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है, कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग डिस्कशन में नहीं जाएंगे, कुछ सवाल और है, नहीं 143 तक सवाल है। चलिए हम ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जिनको नहीं सुनने का मन होगा वो लोग मतलब वीडियो ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका अगला सवाल क्या है, विच एयरपोर्ट टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स का जो एक लिस्ट तैयार हुआ था 2022 में, उसमें आपका टॉपर एयरपोर्ट कौन सा है? वो आपका हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में का है, ठीक है। इंडिया का टॉप कौन सा है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ये रैंक जो लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 ही लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये रैंक के हिसाब से मैंने ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो इसमें पहला जो ये था, ये आपका टॉप है। इंडिया का पहला कौन सा है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर का जो है, ठीक है। स्प्रिंट इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच आर्म्ड फोर्सेस? तो स्प्रिंट इनिशिएटिव जो है वो आपका नेवी से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मैं आपको एक छोटी सी हो गया ना रैम्प, ओके। तो एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी बता रहा था, मतलब ये करंट अफेयर्स वाला जनवरी करंट अफेयर्स अभी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो 2 मिनट स्टोरी सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं वो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि कोई भी जो कंट्री होता है ना, वो एग्रीकल्चरल कंट्री होता है पहले, ठीक है। एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल में आता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल से वो किस में जाता है? सर्विस सेक्टर में जाता है, ठीक है। ये 3 फेजेस होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का, एक लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम और फिर हाई इनकम जो कंट्री बनता है वो ऐसा ही बनता है, इसी स्टेप के थ्रू बनता है,
ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ देखा गया है, ये आपका अमेरिका में देखा गया, ये आपका ब्रिटेन में देखा गया है, ये आपका चाइना में देखा गया। अब गौर कीजिए कि अमेरिका में देखेंगे कि पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, ठीक है, आई थिंक 1760 1780 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आया, तो अमेरिका और जो आपका यूरोप है वो साथ में मोटा मोटी चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग सर्विस सेक्टर में मोस्टली हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ पर हैं, और मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट इन्होंने इंडिया, वियतनाम, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ है, और चाइना तो ऑब्वियसली मतलब हब ही है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं किसी भी कंट्री को आपके पुअर कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने में। तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडिया जब आज़ादी हुआ तो वो 1947 में ये आज़ाद हुआ था इंडिया, ठीक है ना। तो उस समय हमारा इकोनॉमी क्या था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी था। बाई 1980s, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, हम गरीब थे, बाहर से खाना वाना मंगाते थे। तो उसके बाद ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1966 के अराउंड में, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, ठीक है, कि हम खाना जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का ये भी कारण था कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, तो उसमें अमेरिका वालों ने ये सपोर्ट नहीं किया था इंडिया को, ठीक है, और इंडिया को ब्लैकमेल कर दिया था कि तुम अगर पीछे नहीं हटे तो हम तुमको जो खाना पानी दाना पानी तुम्हारा हम बंद कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने उसको ये करने के लिए, मैंने टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया। ऑब्वियसली इंदिरा गांधी के टाइम में और ज़्यादा बढ़ता गया, बट इनिशियली जो स्टार्ट था वो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ही था। उन्होंने ही बोला था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और बोला था कि हम एक टाइम बिना खाए रह लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इस टाइप की बातें उनकी थी, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ था। अब जब हम 60s बीता, 70s बीता, जब हम 80s में घुसे ना, तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में घुसने लग गए, ठीक है। इंडस्ट्री जहाँ पर था हमारे जो कंट्री है उसमें आपका बहुत सारे इंडस्ट्री सब आने लग गया। इंडस्ट्री आने क्या लग गया, मतलब खुद ही का इंडस्ट्री बनने लग गया, भेल गेल सेल जो भी हो गया, मतलब पहले से ही चल रहा था, लेकिन उनका प्रोडक्शन अभी लार्ज स्केल पर होने लग गया, विस्तृत होने लग गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ उठा ना कि 90s का दौर जब आया, 90s का जब दौर आया, उस समय क्या था कि हमारा इंडस्ट्रियल जो फेज था वो पीक पे होना चाहिए था 90s में, या फिर 2000 में, 2000s में, 2001 से लेकर 2010 तक। तो इस समय क्या होना था कि ये चीज़ पीक पे होना चाहिए था। तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्या उठा ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सरकारें थी, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सरकार थी। डिस्टर्ब सरकार कहने का मतलब क्या है, आप 90 का दशक देख लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, ठीक है। पहला तो आपको वो मिलेंगे वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह मिलेंगे, आई.के. गुजराल मिलेंगे, ठीक है, आपको देवेगौड़ा मिलेंगे, नरसिम्हा राव मिलेंगे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने थे, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर उसके बीच में मिलेंगे। मैंने पूरा जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस था। आप कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो जो कि 25 साल 50 साल चलने वाला हो, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी देश अगर पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है तो वो कभी आगे ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं था, ठीक है। बांग्लादेश क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर मोर और लेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। प्रॉब्लम वहाँ भी है, सब जगह होता है, बट वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। नेपाल क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। राजा के जाने के बाद से 2009-6-7 के अराउंड में राजा का शासन खत्म हुआ था, उसके बाद से वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी कम्युनिस्ट, कभी माओवादिस्ट, जो भी है, ठीक है, उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तालिबान या अफगानिस्तान क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ईरान का भी वही हाल है, ठीक है। ईरान मोटा मोटी अभी पॉलिटिकल स्टेबल है, मतलब 80 के से लेकर के पॉलिटिकल स्टेबल है, बट उसमें सैंक्शन बहुत, उसके कुछ और भी रीजन से क्यों नहीं हो ये है। तो अब चाइना में देख लीजिए, अब चाइना में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उन्होंने ग्रोथ को ये भी दिया हुआ है, उन पर कोई सैंक्शंस भी ज़्यादा नहीं है ऐसे, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा कारण होता है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 90s के दशक में नहीं था। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियल फेज था वो जो स्टैग्नेंट हो गया, मतलब बढ़ता, जो पीक पर पहुंचना था उसको बढ़ा नहीं। 2000 से क्या हुआ, कंप्यूटर का सिस्टम आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आने लग गया, ठीक है। 2000 में अचानक से कंप्यूटर में, सीबीएस बैंकिंग में देखे होंगे आप लोग कि मतलब पहले चेक पे ऐसे जाओ, फिर भजाओ, फिर वो अपने इसमें लिखता था, फिर तो सीबीएस बैंकिंग 2003-4 के अराउंड में सीबीएस बैंकिंग आ गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आ गया। तो उसके बाद से क्या हो गया कि हम लोग धीरे धीरे सर्विस में मूव करने लग गए। तो वी डिड नॉट ग्रो एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा देश का जो है वो ग्रो इतना नहीं किया। एग्रीकल्चर तो बहुत ग्रो किया, एग्रीकल्चर पीक पर गया, सब कुछ बढ़िया रहा एग्रीकल्चर में, लेकिन इंडस्ट्रियल फेज जो था वो ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। और वो जो ग्रोथ नहीं हुआ तो सर्विस का फिर अचानक से 2000 के बाद से सर्विस का ग्रोथ होने लग गया। तो हम क्या हुआ कि हम एक फेज जो था वो हम पूरी
तरह से इंजॉय, मतलब इंजॉय नहीं बोलेंगे उसको, पूरी तरह से उसको हमने मटेरियलाइज होते हुए इंडिया में नहीं देखा, ठीक है। और सर्विस सेक्टर भी साथ में आने लग गया, तो ये दोनों साथ में ही चलने लग गए, ठीक है। ये दोनों इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर दोनों साथ में ही चलने लगे। अब प्रॉब्लम कहाँ उठता है इसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर फुल टू अगर ये हो रहा होता तो उस चीज़ को जब वो पीक पे होता तो बहुत सारी कंपनियां और खुलती वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज़ आती, तो वो बहुत बड़ा चंक ऑफ पीपल को एब्जॉर्ब करता एम्प्लॉयमेंट में। तो जो 80 के दशक में मान लीजिए कोई जॉब आपको 800 जॉब दे रहा है, तो हो सकता है कि 40 साल बाद, जो कि आज 40 साल हो चुका है, तो यही 800 जो है ये 8 लाख या 8 करोड़ जॉब दे रहा होता, ठीक है। हम नहीं जानते कितना होता क्योंकि ये तो स्पेकुलेशन है मेयर, बट 800 जॉब जो हो वो 8 लाख 80 लाख या 8 करोड़ कुछ भी हो सकता था वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की, कि जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मोदी चाहे ना, या मोदी क्या मतलब राहुल गांधी भी, या कांग्रेस ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ये इनके पास जितनी वैकेंसी इससे है ना उतना वो तो भर लेंगे, बहुत से बहुत ये कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो जॉब अवेलेबल है वो तो दे देंगे आपको, चलिए अभी आ जाइए, अभी आ जाइए, अभी आ जाइए, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको, हमारे पास 10 करोड़ लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, और हमारे पास बहुत से बहुत सरकारी ऑफिसर्स मिला के कितना हो जाएगा, बहुत से बहुत 1 करोड़ जॉब हो जाएगा, ठीक है। 9 करोड़ लोग तो फिर भी बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या किया, एमएसएमई को बढ़ावा देना शुरू किया कि आप लोग अपना भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके कम सस्ते में लोन लीजिए और आप अपना धंधा वंधा शुरू कीजिए, जो भी धंधा हो, सिलाई का धंधा हो, मतलब गाड़ी का धंधा हो, रिपेयरिंग का धंधा हो, या कोई सा भी धंधा जो भी आप कर सकें, वो एग्रीकल्चर तो साथ में कीजिए, बाकी ये सब भी थोड़ा थोड़ा कीजिए। तो उस चीज़ को मतलब काफ़ी ये लोग ये दे रहे हैं, क्योंकि इनके वश की बात नहीं, किसी के भी वश की बात नहीं, कोई सा भी गवर्नमेंट आए बोले कि हम इतना जॉब दे देंगे तो उसकी वश की बात नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में इसमें, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल बातें तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन ये आपको मैं कोर की बातें बता रहा था कि क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस चीज़ से निकलने का क्या तरीका है, तो इस चीज़ से निकलने का यही तरीका है कि सरकार लोगों को मोटिवेट करे कि आप अपना काम धंधा कीजिए, कुछ काम धंधा सरकार दे दे, राइट, कुछ काम धंधा सरकार दे दे, और कुछ जो है वो उनको बोले कि आप खुद ही ये काम कीजिए। तो इससे क्या होगा कि दोनों मतलब मिला जुला के सब लोगों के घर में पैसा आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। काफ़ी मतलब लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, बट ठीक ठाक लंबा, मैंने 32 मिनट हो चुका है। चलिए, इसके साथ समाप्त करते हैं, फिर से किसी स्टोरी के साथ आएंगे अगले में। अब फरवरी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट से, नेक्स्ट लेक्चर से मैं फरवरी का करंट अफेयर शुरू करूँगा। 143 क्वेश्चन, एक बार आप फिर से इनको देख जाइए, और मतलब 10 नहीं 15 दिन में एक बार तो आप देख लीजिए तीनों वीडियोस को, 2x पे देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, कि वापस से उसको आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, अभी के लिए टाटा, बाय बाय।